साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की इस कक्षा में। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम पढ़ेंगे अधिगम। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण विधियां, इन सब की कक्षाएं आपको इस चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, ये सब आपके लिए अनिवार्य है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। अधिगम। देखिए, अधिगम शब्द को आप समझे लर्निंग, यानी कि लर्निंग, या हम कह सकते हैं हिंदी में सीखना। अधिगम शब्द को आप हिंदी रूपांतरण हिंदी है, इसको हम सीखना भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो सीखना है वो क्या होता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम यानी सीखना। अब आपको सरल रूप में बिल्कुल इसको समझें कि सीखना क्या है। देखो, व्यक्ति जीवन पर्यंत जो अनुभव करता है उसे सीखना कहा जाता है। जैसे मनुष्य जो भी है वो जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो व्यक्ति जीवन पर्यंत जो अनुभव करता है, अनुभव प्राप्त करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया होती है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना है क्या वास्तव में? मनुष्य का जो जीवन पर्यंत अनुभव है, जिन अनुभवों को वो सीखता है, प्राप्त करता है, उसे सीखना कहा जाता है। और सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कि मनुष्य जो है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। क्योंकि जो हम हैं, हम क्या है? मनुष्य। और मनुष्य जीवन पर्यंत क्या करता है? सीखता ही रहता है। तो सीखना यानी अधिगम। अधिगम की परिभाषाएं देखेंगे हम कुछ। तो देखिए, गिलफोर्ड जो थे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है। जैसे मनुष्य व्यवहार जो करता है, उसी व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? वही अधिगम होता है, यानी वही सीखना है। स्किनर ने और लिख दिया कि प्रगतिशील व्यवहार, कैसा व्यवहार? जो प्रगतिशील व्यवहार होता है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। कि जो हम कहें कि प्रगतिशील व्यवहार यानी कि जो होता रहता है कंटिन्यूअसली, उस व्यवहार का व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सीखना कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना ज्ञान, आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। सीखना क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो आपने आदतें बनाई, जो आपकी वृत्तियों का आपने अर्जन किया, वही क्या है? वही सीखना है। ऐसा कहा क्रो एंड क्रो ने। साथियों, जो गेट्स महोदय हैं उन्होंने लिखा, जो गेट्स महोदय थे उन्होंने लिखा कि अनुभवों व प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। अब अधिगम को आप ध्यान रखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या है? तो गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? गेट्स के अनुसार सीखना है कि अनुभवों व प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम होता है। वहीं हिलगोर्ड ने लिखा कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। वो क्या है? वो सीखना होता है। तो साथियों, इन परिभाषाओं के आधार पर आपको मालूम हुआ होगा कि सीखना वास्तव में होता क्या है। देखिए, हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो उस प्रक्रिया के दौरान उसके व्यवहार में क्या होता है?
परिमार्जन होता है, संशोधन होता है। कहने का मतलब सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सीखना जो है या अधिगम जो है वो व्यवहार का संगठन है। वो क्या है? व्यवहार का संगठन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। क्या कि हम सीखेंगे तो एक नई प्रक्रिया की पुष्टि होती है। तो सीखना क्या है? एक नवीन प्रक्रिया की पुष्टि होती है। साथियों, उक्त परिभाषाओं के आधार पर आप अधिगम को समझे होंगे कि अधिगम वास्तव में होता क्या है, और इसको सरल करते हैं और आपको सिखाते हैं कि सीखने या अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। आखिर क्या है अधिगम, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखो, सीखना परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या? सीखना। यानी अधिगम क्या है? सीखना या अधिगम दोनों ही एक शब्द हैं। आप इसको सरल भाषा में समझिएगा कि जो अधिगम है या जो सीखना है वो क्या है? वो परिवर्तन है। किस में? व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। सीखना विकास है। सीखना क्या है? विकास है। जो जो मनुष्य विकास करता जाता है वो सीखता जाता है कुछ ना कुछ। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है क्या वो कभी बंद हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। सीखना अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन का मतलब कि जो सीखना है, अधिगम जो है, हम जो मनुष्य जो अनुभव प्राप्त करता है तो वो बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब वो सीखता है। ठीक है। तो अनुभवों का संगठन है अधिगम। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण। यानी कि उद्देश्यपूर्ण ही सीखना है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है। निरुद्देश्य कभी अधिगम नहीं होता है। ठीक है। सीखना सार्वभौमिक होता है। यानी कि सीखना जो है वो यूनिवर्सल है। पहले भी सीखते थे, आज भी सीखते हैं और भविष्य में भी सीखते रहते हैं। तो सीखना क्या होता है कि यूनिवर्सल है। अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है। सीखना मानव की प्रवृत्ति है। जो सीखना है वो क्या है? वो मानव की प्रवृत्ति होती है। यानी कि मनुष्य है, सीखता ही रहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति सीखना है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना कैसी है? एक सक्रिय प्रक्रिया। हम निष्क्रिय रहकर कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। तो सीखना क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया है। हम जब सीखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम किसी समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। अर्थात मनुष्य जब भी कुछ सीखता है तो वो एक समस्या की समाधान करने की प्रक्रिया होती है। और जो सीखना है वो एक खोज है। सीखना क्या है? खोज। जब भी मनुष्य कुछ सीखता है तो वो एक नई खोज करता है। तो साथियों, ये सीखने की या अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण सी विशेषताएं हमने आपको बताई। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको सीखने या अधिगम इस शब्द को क्लियर करेंगे कि वास्तव में अधिगम है क्या, सीखना है क्या। क्योंकि जब तक ये शब्द हमारे समझ नहीं बैठेगा तब तक हम इस टॉपिक को पूरा नहीं कर सकते। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का, क्योंकि बाल विकास और अधिगम ये दो टॉपिक लंबे लंबे टॉपिक हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको सीखने की या अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया के चरण क्या हैं, कि मनुष्य सीखता कैसे है। वो प्रक्रिया जो है उसके कितने चरण हैं और कौन कौन से चरण होते हैं। अर्थात जो अधिगम है उस अधिगम की प्रक्रिया के यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो होती है, उस लर्निंग प्रोसेस की कितनी स्टेप्स होती हैं। तो सीखने की प्रक्रिया की, अधिगम की प्रक्रिया की या लर्निंग प्रोसेस के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। तो देखिए 5 चरण कौन कौन से होते हैं सीखने के। सबसे पहला चरण है व्यक्ति, दूसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा है बाधाएं, चौथा है सही अनुक्रिया और 5वां है उद्देश्य। अब इन 5 चरणों को, जो 5 स्टेप्स हैं, इनको आप समझिए कि लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से पूरी होती है। तो देखिए लर्निंग प्रोसेस जो है वो इस प्रकार पूरी होती है।
जैसे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले एक व्यक्ति यानी कोई सीखने वाला है, ठीक है। अब जो सीखने वाला है वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। वो क्या करता है? विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कुछ ना कुछ करता है। जब वो अनुक्रियाएं करता है तो उस अनुक्रियाओं के दौरान उसके सामने कुछ बाधाएं भी आती हैं। यानी कि व्यक्ति जब सीखने के लिए कुछ अनुक्रियाएं करता है तो उसके सामने कुछ क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं। बाधाओं के बाद फिर उन बाधाओं को वो पार करके सही अनुक्रिया करता है। यानी कि पहले तो विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहा था, लेकिन फिर वो जब बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को समझ करके उनको पार करता है और फिर सही अनुक्रिया करता है। उसके बाद उसका जो उद्देश्य होता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो व्यक्ति सीख जाता है। दोबारा समझिएगा, एक व्यक्ति है, सीखने के लिए वो 5 चरण की प्रक्रिया है कम से कम। तो देखो, एक व्यक्ति है, वो विभिन्न प्रकार की क्या करता है? अनुक्रियाएं करता है, ठीक है। इन अनुक्रियाओं के दौरान उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। इन बाधाओं को पार करके वो अब सही अनुक्रिया करने लगता है, और जब सही अनुक्रिया करता है तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। और जो सीखना है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। तो इस प्रकार व्यक्ति सीख जाता है। यानी कि पर्सन वरियस रेस्पॉन्सेस, बैरियर्स आते हैं और वह करेक्ट रेस्पॉन्स करता है, और उसके बाद फिर वो अपने गोल में, अपने उद्देश्य में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। यानी कि वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति 5 चरणों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को पूरी करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनको वो पार करता है, सही अनुक्रिया करता है बाधा के अनुसार, और फिर वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। यानी कि व्यक्ति सीख जाता है। तो साथियों, ये सीखने की प्रक्रिया के 5 चरण हुए। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कई बार क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि सीखने की प्रक्रिया के चरण हैं। अब क्रम से याद रखना है अपन को, तो हम ये रख सकते हैं PVR, BCR, G, PVR, BCR, G। अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन, वरियस रेस्पॉन्सेस, बैरियर्स, करेक्ट रेस्पॉन्स और गोल। ये 5 चरण हैं सीखने की प्रक्रिया के। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, कि किन किन विधियों के द्वारा जो मनुष्य है या जो बालक है वो सीखता है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सीखने की प्रभावशाली विधियां कई हैं, और बालक जो है विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न तरीकों से सीखता है। जैसे एक होता है निरीक्षण द्वारा सीखना। यानी कि जो बालक है या मनुष्य है वो क्या करता है? किसी चीज़ का निरीक्षण करके और फिर सीखता है। तो बालक जो है वो क्या करता है? वो निरीक्षण करके सीखता है। यानी कि जो एक इंद्रिय की अपेक्षा बहु इंद्रियों द्वारा शीघ्र तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बालक बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उनका निरीक्षण करता है, और निरीक्षण जो होती है वो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान होती है। ध्यान रखना आप कि निरीक्षण एक ऐसी विधि है जो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान होती है। और योकाम और सिम्पसन ने तो कहा भी था कि बालक निरीक्षण करके शीघ्रतापूर्वक अधिगम करते हैं। निरीक्षण करते समय बालक कई इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर सीखे जाने वाले तथ्य का चित्र स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता है। तो जो निरीक्षण द्वारा सीखना है, इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। दूसरी विधि है परीक्षण द्वारा सीखना, कि जो बालक है वो परीक्षण द्वारा भी सीखता है। अर्थात मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो अधिगम सीखने की परिस्थितियों की खोज करता है। अधिगम क्या है? सीखने की परिस्थितियों का खोज करता है, और बालक को सीखने में परीक्षण विधि का प्रयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। परीक्षण करके किस पर पहुंचता है? वो एक निरीक्षण पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन तथ्यों या प्रत्ययों को सीखना चाहता है वे इसके ज्ञान का अभिन्न अंग बन जाते हैं। इस प्रकार बालक परीक्षण द्वारा सीखता है। तीसरा है करके सीखना, लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक मनुष्य
में क्या होती है, रचनात्मक शक्ति पाई जाती है, यानी कुछ क्रिएटिविटी हर मनुष्य में पाई जाती है। जिसे सुनने की अपेक्षा देखकर या क्रिया करके जो सीखा जाता है वो ज्ञान प्रभावशाली होता है, ठीक है, रोचक होता है और स्थायी होता है। यानी करके जिसको हम सीखते हैं वो ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है, रोचक होता है, प्रभावशाली होता है, ठीक है। और बालक जिस कार्य को स्वयं करके सीखता है ना, उसको उस कार्य को सीखने में आनंद मिलता है। यानी कि जो बालक है वो जब किसी कार्य को करके सीखता है तो उसको उसमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, और उस कार्य को वो शीघ्र ही सीख लेता है। तो करके सीखना बालक के लिए बहुत अच्छी एक विधि होती है। एक सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। अब लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स, यानी कि सामूहिक विधियों के द्वारा भी बालक सीखता है। जो अधिगम है वो व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। यह हमें ध्यान रखना है कि जो अधिगम है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। तो जो अधिगम है, जैसे कक्ष में सीखने का कार्य सामूहिक होता है। जब बालक कक्षा में होता है तो उस कक्षा में जब वो सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सामूहिक रूप से होता है। तो जो बालक है जब वो कक्षा में सीखता है तो वो सीखने का कार्य कैसा होता है, सामूहिक होता है, जिसके फलस्वरूप वाद विवाद विधि या फिर वर्कशॉप विधि, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट, बहुत सारी विधियों को हम सीखने के लिए अपनाते हैं। तो वो एक सामूहिक विधियों द्वारा सीखना होता है। एक होता है खेल द्वारा सीखना, ये भी बहुत अच्छा है। खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्ले वे, अर्थात लर्निंग बाय प्ले वे सीखना, खेल के द्वारा सीखना। मनुष्य में खेल की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जो मनुष्य होता है उसमें खेलने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति, यानी कि वो खेलना तो उसकी प्रवृत्ति होती ही है, ठीक है। तो जब बालक खेलता है तो इसी प्रवृत्ति के आधार पर अधिगम कराया जाए तो अधिगम शीघ्र, रुचिकर और प्रभावशाली होता है। यानी खेल के द्वारा यदि हम किसी चीज़ को, किसी बात को सिखाते हैं तो वो बहुत रुचिकर भी होता है बालक के लिए, और उससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो बालक खेल द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। जिससे खेलों से एक सामूहिकता की भावना आती है, ठीक है। अब है अनुभव द्वारा सीखना। मनुष्य अनुभवों के द्वारा बहुत सारी चीज़ सीखता है, क्योंकि सीखना क्या है, सीखना जीवन पर्यंत जो अनुभव प्राप्त करता है वो सीखना है। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अनुभव द्वारा जो बालक है वो शीघ्रता से अधिगम करता है, क्योंकि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। और कोलविन जो थे उन्होंने अनुभव द्वारा सीखने के बारे में कहा था कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। कि बालक का या मनुष्य का जो पहले से निर्मित अनुभव है या व्यवहार है, उसमें उसके बाद हम और जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या है, वो अधिगम है। अब साथियों, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। अब मिश्रित विधि द्वारा, यानी कि मिश्रित विधि क्या है, एक पूर्ण विधि और एक खंड विधि, ये दोनों ही सीखने के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब इन दोनों विधियों को मिश्रित रूप को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित विधि कहते हैं। यानी एक पूर्ण विधि और एक खंड विधि, यानी कि एक तो किसी चीज़ को समग्र रूप में समझना, पूर्ण विधि, एक खंड विधि यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को टुकड़ों में करके, खंड में करके सीखना, वो क्या होती है, खंड विधि होती है। तो पूर्ण विधि और खंड विधि, इन दोनों को मिक्स रूप में, मिश्रित रूप में हम क्या कहते हैं, मिश्रित विधि कहते हैं। तो इनसे भी जो बालक है वो सीखता है। यानी कि पहले विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यक्त किया जाता है, पहले खंड विधि अपनाता है। यानी पहले विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में सीखता है, विभक्त करते हैं उसको। उसके उपरांत संपूर्ण विषय वस्तु जो होती है उसको एक इकाई के रूप में, यानी कि फिर संपूर्ण को, यानी कि फिर पूर्ण, तो संपूर्ण को लेकर अधिगम किया जाता है। और इसी विधि द्वारा पहले विश्लेषण किया जाता है और इसके उपरांत संश्लेषण किया जाता है।
जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी जो होता है वो कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी बहुत आसानी से सीख लेता है। तो ये होता है मिश्रित विधि द्वारा बालक का सीखना। तो साथियों, अधिगम की ये बहुत सारी महत्वपूर्ण विधियाँ हमने पढ़ी। साथियों, अधिगम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। आप चाहे सीटेट परीक्षा में बैठें, आरटेट रीट में बैठें, एचटेट में बैठें, या फिर किसी भी यूपी टेट यानी किसी भी राज्य का जो टेट परीक्षा होती है उसमें आप जब भी सम्मिलित होते हैं, शिक्षक भर्ती संबंधी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षण विधियाँ ये सीखनी बहुत आवश्यक है। और अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। साथियों, आज हमने अधिगम के बारे में कुछ सामान्य बातें जानी। अधिगम लंबा चलने वाला एक टॉपिक है, ठीक है। तो साथियों, आज की कक्षा में हम इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और फिर हम अधिगम को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।